जी फ्रेंड्स, अभी अभी की अपडेट ये है कि अतुल प्रसाद जी का एक नया ट्वीट हो आया है। अब उस ट्वीट के बारे में क्या है, कैसे है, चलिए मैं उसको पूरा आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपना जो ट्विटर है यानी एक्स जो अब है उसको आप खोल सकते हैं। यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है अतुल @ लगा करके अतुल पी मेल करके आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पर उन्होंने 10 घंटा पहले यानी अभी रात में उन्होंने ट्वीट किया था कि द अपॉर्चुनिटी गिवन टू TRE यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, PRT यानी प्राइमरी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप समझ सकते हैं इसको। तो कैंडिडेट इज़ फॉर डॉक्यूमेंट्स करेक्शन एंड नॉट फॉर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, यानी मतलब आपको करेक्शन दिया गया है, ना कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए। अभी मैं आपको हिंदी ट्रांजेक्शन बेस कर दे देता हूँ, चलिए उसके बाद ही आप उस बात करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उनके ट्वीट को जो है हिंदी इंग्लिश को जो है हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है आप लोगों के लिए। तो आप देखिए, मैं उसका हिंदी वर्जन यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, ये जो लिखा हुआ है आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये लिखा है TRE यानी वही आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, PRT यानी प्राथमिक जो है लेवल की भर्ती में उम्मीदवार को दिया गया यह अवसर दस्तावेज सुझाव के लिए, मतलब आप इसमें सुधार कर सकते हैं, ना कि दस्तावेज में हेर फेर करने के लिए है। मतलब आप इसमें सुधार करेंगे दस्तावेज में, जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो है आप उसको सुधार के लिए, जैसे आपने बीएड किया था और डीएलएड भी किया था, लेकिन आपका जो है आपके पास डीएलएड की डिग्री भी है और बीएड की भी है, लेकिन आपने फॉर्म बीएड पे भर रखा था। अब आप उसको बदल करके डीएलएड कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे सुधार, जैसे नाम के स्पेलिंग में हो गई, या फिर डेट ऑफ बर्थ में हो गया, या फिर कोई भी छोटा मोटा सुधार जो कि आय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपने प्रमाण पत्र लगाए हैं या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, उन सारे सर्टिफिकेटों में अगर आप कोई दिक्कत है तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए सुधार करने के लिए मौका दिया गया है, ना कि दस्तावेज़ की हेर फेर के लिए। हेर फेर मतलब कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एलिजिबल होना चाहते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। आप आगे आपको जो है मतलब दिक्कत हो जाएगा। दस्तावेजों का पुराना सेट और नया दोनों भविष्य के आवश्यकता पड़ने पर आगे की जांच के सिस्टम बने रहेंगे। यानी अगर आपने कुछ दस्तावेज जो भी अपलोड करेंगे, तो पुराना वाला जो आपका दस्तावेज है और जो नया आप लोग अपलोड करेंगे, वो दोनों दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, जो कि आगे उसकी जांच होगी कि आपने क्या किया था और बाद में क्या सुधार किया है। तो दोनों के मतलब आपको एक तरह से रखना होगा, दोनों का प्रमाण आपके पास होना चाहिए, और उसी के आधार पर आपका आगे की जो उम्मीदवारिता होती है उसको देखा जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप सुधार ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उसमें फर्जी काम करने का कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपके ऊपर केस वगैरह भी हो सकता है। बाकी चलिए मैं आपको आगे की बताता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या रह गई थी, और उसके साथ ही साथ मैं आगे आपको बताऊंगा कि कट ऑफ जो है वो 50 के नीचे आने वाली है, उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बता दूं कि केस दोबारा नहीं लगा है। ठीक है ना। हाँ, दोबारा केस आपको अक्सर कहा जाएगा कि लगा है, तो दोबारा केस नहीं लगा है, पहली बात। ठीक है। क्यों नहीं लगा, इसको क्लियर कर दूं। इसमें क्या है कि कोई भी आप केस करते हैं, ठीक है, और केस के बाद आप हार जाते हैं, तो आपके पास लीगल रेमेडी क्या रहती है न्याय पाने के लिए, कि आप डबल बेंच को रेफर कर सकते हैं केस, डबल बेंच को। ठीक है। अब डबल बेंच में पहले ही जो डिसीजन आया है, तो इसमें जजेस गई थे, ये सिंगल बेंच में गई नहीं थी। ठीक है। तो इसमें फिर ऑप्शन दूसरा बचा ही नहीं है। तो ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, फिर आप रिव्यू पिटिशन डालते हैं। ठीक है। रिव्यू कि जो डिसीजन दिया गया है, हमें ये लगता है कि इसमें न्याय नहीं हुआ, और न्याय नहीं आए तो इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि बदलना ही हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए, दोबारा विचार किया जाए कि इसमें अन्याय तो नहीं हुआ है पार्टी के खिलाफ, तो एक बार और देखा जाए। उनको ऐसा लगता है कि पेटिशनर को कि अन्याय हुआ है उनके साथ। रिव्यू पिटीशन में भी अगर मान लो हार जाते हैं, तो उसके बाद होता है बेटा क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन, क्योर क्योर का मतलब क्या होता है हिंदी में, इलाज करना। ठीक है। अगर कहीं लगता है कि रिव्यू पिटीशन होने के बाद फिर भी हमें न्याय नहीं मिला, तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन जो है फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में ही। अब होता क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन में अगर न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय मिल गया पर अक्सर पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि एक पार्टी हमेशा हारती है दो में से। हारने वाली पार्टी फिर क्या होती है, उसके पास ऑप्शन बचता है मर्सी पिटीशन का। मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन जो होती है दया याचिका बेटा, वो आपकी जाती है एमएचए को, एमएचए को रेफर कर दी जाती है, वहां से राष्ट्रपति को जाती है आपकी। तो ये जो होती है सिर्फ बेटा, ये होती है आपकी सिर्फ डेथ के केस में। किस में होगी बेटा, डेथ के केस में। तो क्योंकि ये जो मामला है वो डेथ का तो है नहीं,
तो मर्सी पिटीशन तो इसमें बनती नहीं है, आपकी दो ही बनती है, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन। तो अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि रिव्यू पिटीशन डाली है, पर रिव्यू पिटीशन नहीं डाली है, अभी रिव्यू पिटीशन भी नहीं डाली गई है। तो क्या डाला गया है, ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को, और 30 दिन मिलते हैं रिव्यू पिटीशन के लिए। ठीक है, रिव्यू के लिए 30 दिन में डालना होता है। अब 11 अगस्त के बाद 11 सितंबर तक डालना था, वो डाला नहीं तो लेट हो गए। जब भी लेट हो जाते हैं तो उसमें पहले माफ़ी मांगी जाती है, कंडोनेशन, कि भी हमें माफ़ कीजिए, हम देर हो गए तो आप कंडोन कीजिए इसको। ठीक है, तो कंडोनेशन कंडोन करने के लिए जो याचिका लगाई जाती है वो लगाई है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो देरी हुई है उसमें वाकई रीजंस थे, ठीक है ना, कोई देरी का लॉजिक था, तो वो माफ़ कर देते कि ठीक है भाई, हम ठीक है आप लगा दो। तो उसके बाद अब कंडोनेशन अगर स्वीकार हो जाती है, अगर स्वीकार हो गई, तो फिर उसके बाद आपकी रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, उसके बाद फिर उस पर चर्चा चलेगी। ठीक है, तो अभी बेटा एक बार ये मांगा गया है कोर्ट से कि जी हम टाइम पे लगा नहीं पाए रिव्यू पिटीशन, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हमें लगाने की अनुमति दी जाए। अगर कोर्ट ने अनुमति दे दी तो फिर आपकी रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और उस पर आगे कार्रवाई स्टार्ट होगी। रिव्यू पिटीशन के बाद एक और ऑप्शन फिर बच जाता है बीएड वालों के पास, वो है क्यूरेटिव ऑफ पिटीशन का। मर्सी पिटीशन का ऑप्शन नहीं होता, वो सिर्फ डेथ मामलों के केस में है। तो सिर्फ नहीं, जैसा दिख रहा है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। हमारी परीक्षा नियत समय पर होगी और इसमें जो जिन लोगों को भी एडमिट कार्ड मिला है वो सबके सब इसमें भाग ले सकते हैं। जी 24 से 26 तक परीक्षा है, 24, 25, 26। इसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, क्या वो अपीयर होंगे? जैसा मैंने बताया कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई उस समय किया था जब वो पात्र थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस समय आदेश नहीं आया था, तो उनका यह अधिकार सुरक्षित है और वो भाग ले सकते हैं। बाद में क्या होगा सर? बाद में मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि मैं बाद में बता सकूं, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनके द्वारा कौन सा लीगल रिकोर्स अपनाया जाता है। अगर अभ्यर्थी या सरकार, राज्य सरकारें या एनसीटी अगर पुनर्विचार याचिका दायर करती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा फिर, या एनसीटी या राज्य सरकार, बिहार सरकार अगर कोई अन्यथा आदेश देती है तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा। ये क्या आदेश करती है या क्या कौन सी पुनर्विचार याचिका दायर होता है और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय होता है, ये अटकल लगाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। पहले से भी तैयार थे और अभी भी तैयारी में जुटे हुए हैं कि 24 से आप परीक्षा लेंगे। क्या इस बीच राज्य सरकार या एनसीटी की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिया गया? देखिए, हमारे विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि हम एनसीटी और के परामर्श से राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वह अंतिम रूप से स्वीकार्य होना है। अभी हमारे पास में ऐसा कोई अन्यथा निर्देश नहीं आया है, और मेरा मानना है कि चूंकि अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, तो उसमें थोड़ा सा राज्य सरकार को भी समय लगेगा और एनसीटी को भी हो सकता है कि कुछ समय लगे, तो जो भी, और अभ्यर्थी को भी समय लगेगा, क्योंकि अभ्यर्थी भी तो अपने अपने वैधानिक पहलू को देखते हुए अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपना प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो ये अभी संशय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई कुप्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा तो हम आयोजित कर लेंगे, परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है। परीक्षा फल की जब स्थिति आएगी तो उस समय तक संशय, मुझे उम्मीद है कि उस समय तक संशय का निराकरण हो जाएगा और हम लोग उसी के हिसाब से रिजल्ट निकालेंगे। इसमें चूंकि डीएलएड और बीएड यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो क्या रिजल्ट जो आप जारी करेंगे, रिजल्ट में चूंकि एक संशय है, जबकि बीएड वाले शामिल हो रहे हैं, हो सकता है स्टे लग जाए, तो रिजल्ट को कैसे आप डिवाइड करें, कैसे कैसे आप रिजल्ट जारी करें? देखिए, पहली बात कि डिप्लोमाधारी लोगों के बारे में कोई संशय नहीं है, इसलिए उनके हित को सुरक्षित रखते हुए न ही हम परीक्षा को स्टे करेंगे और न ही परीक्षा फल में हम कोई रुकावट ला लेंगे। उनका परीक्षा फल बिल्कुल निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर संशय की स्थिति बनी रहती है बीएड के मामले में, तो उनका कॉमन मेरिट के हिसाब से उनके लिए हम वो पद को सुरक्षित रखेंगे और शेष पदों पर हम डिप्लोमाधारी मेरिट में जो आएंगे उनको दे देंगे। लेकिन बाद में अगर संशय जब भी जैसा दूर होगा, उसके हिसाब से फिर वो सुरक्षित पदों पर भी या तो डिप्लोमाधारी जाएंगे या बीएड जाएंगे, जैसा दूर होगा उसका उसी हिसाब से किया जाएगा। रिजल्ट आप प्राइमरी से लेकर +2 तक का जारी कर देंगे, लेकिन उसमें कैटेगराइज कर देंगे कि इसमें डीएलएड वाले और जो बीएड हाई स्कूल वाले हैं, +2 वाले, जिन पदों पर बीएड वाले मेरिट में आएंगे
और उनके मामले में अगर संशय बरकरार रहेगा तो उतने पद को हम सुरक्षित रख करके बाकी पदों का हम रिक्ति निकाल देंगे, उसके हिसाब से निकाल देंगे रिजल्ट। लेकिन अगर जैसा मैंने बताया कि अगर उनका संशय दूर हो जाएगा तो जैसा दूर होगा, जैसा निर्णय होगा, उसके हिसाब से वो शेष पदों पर भी हम रिजल्ट निकालेंगे। एक और चीज अब असमंजस चूंकि दिख रहा है कि अब 1,70,000 आपके यहाँ वैकेंसी है, अगर तकरीबन 4 लाख के आसपास जो बीएड वाले हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, अगर वो हो सकता है कि परीक्षा के बाद अयोग्य हो जाएं, तो वैकेंसी को आप कैसे फुलफिल करेंगे? ये बताइए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के मामले में ये कड़ी टिप्पणी किया है कि जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी थे तो ऐसा कौन सा प्रेसिंग नीड, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया है, ऐसा कौन सी बाध्यता थी कि बीएड को इसमें ब्रिज कोर्स के साथ उनको अलाउ किया जाए। ऐसी तीखी टिप्पणी के साथ अगर ये कहा जाए कि हमारे पास जब डिप्लोमा अभ्यर्थी, जो कि जितनी वैकेंसी हमारी है उससे करीब 5 गुना ज़्यादा हमारे पास डिप्लोमा अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो उनके रहते हुए हमारी क्या मजबूरी है कि हम परीक्षा को स्थगित कर दें या परीक्षा फल को रोक दें। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस तीखी टिप्पणी के आलोक में बावजूद हम उनके आदेश का उल्लंघन एक करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो अभी कार्यरत टीचर हैं, खासकर 6 फेज वाले जिनकी बहाली हुई थी प्राइमरी में बीएड वाले, अब वो भी डरे हुए हैं कि हो सकता है कि हमारा कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो जाए, हम अयोग्य हो जाएंगे, शिक्षक के रूप में भी अभी काम कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे कि जो अभी हैं एक अनुभव के आधार पर क्या मानते हैं जो पढ़ा रहे हैं? देखिए, ये मेरा ये विषय नहीं है, इसमें तो राज्य सरकार ही बताएंगी। लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संबंध में अपने आदेश में ही स्पष्ट किया हुआ है कि कोई भी वैधानिक आदेश, जैसे एनसीटी का वो सर्कुलर था, वो तब तक मान्य है जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज नहीं कर दिया। तो इसका तो सीधा सीधी ये मतलब है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर अपनी ही उसी आदेश में लिखा हुआ भी है, दिया है कि राजस्थान गवर्नमेंट को चाहिए था कि बीएड अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने के लिए मौका देना, जी, क्योंकि उस समय एनसीटी का वो सर्कुलर वैलिड था। ऐसा न करके उसने रोक दिया, ये गलत किया। तो ये स्पष्ट है कि जब तक वो सर्कुलर वैलिड था तब तक उसके द्वारा, उसके आलोक में कोई भी कार्य किया गया, जो भी अधिकार मिला किसी अभ्यर्थी को, चाहे वो नौकरी का, रोजगार का अधिकार मिल गया हो, चाहे जैसे मैंने बताया कि उसको परीक्षा में भाग लेने का अधिकार मिल गया है, वो उसका अधिकार उसको मिल गया, वो अब उसका उपयोग कर सकता है। तो मेरे विचार से, जैसा मैं मानता हूं कि वो अभ्यर्थी मेरी परीक्षा में भाग ले सकते हैं, उसी तरीके से अगर पूर्व से कोई अगर नियोजित हो चुके हैं तो उनका तो ये हक बनता है कि उनका नियोजन बरकरार रहे। लेकिन इस पर अंतिम निर्णय जो है वो राज्य सरकारें लेंगी अपना विधि परामर्श लेकर के। आखिरी सवाल, चूंकि आपने एक बड़ी घोषणा की है अभी कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिए जाएंगे, तो कितनी बड़ी राहत मिलेगी जो अभ्यर्थी खासकर अभी शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये राहत तो एक्चुअली देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक है, ये कोई राहत नहीं होता है, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक राहत है। क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा है, जैसा मैंने बताया कि अगर सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही अगर ले लिया जाए तो वैकेंसी का 5 गुना है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, कंपटीशन इतना टफ है, ऐसी स्थिति में ये मायने नहीं रखता है कि नेगेटिव रहे चाहे न रहे। जिसके पास में मेरिट है वो स्वाभाविक है कि वो आगे आएंगे ही आएंगे। हाँ, एक बात होती है कि एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव रहता है नेगेटिव रहने पर, वो हट गया, तो लोग शायद इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच के चलें कि हम 100% ब्लाइंडली ही, हम बिना कुछ जाने सुने ही अगर करके और सफल हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। चलिए परिणाम की ही बात कर लेते हैं, कब तक रिजल्ट दे रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक हम लोग रिजल्ट दे देंगे। सितंबर में? सितंबर। कब तक? 15, 20, 25? नहीं, सितंबर के अंत तक के, मतलब आप जानते हैं कि हमारे उस समय 30 सितंबर को हमारा कंबाइंड सिविल सर्विसेज की भी परीक्षा होने वाली है, पीटी, और उसमें भी हम लोग बिजी रहेंगे। कुछ और भी परीक्षा फल जो अभी लंबित है उसको भी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में इसमें मामला है, तो हम लोग इसको निकाल तो देंगे, सितंबर के अंत तक में निकल जाएगा। जो कैंडिडेट आपको सुन पा रहे हैं, जो बीएड अभ्यर्थी है,
आयोग के मुखिया होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि धड़कनें तो बढ़ गई है? देखिए, एक अभ्यर्थी को, जैसे छात्र को, का सबसे पहला फर्ज बनता है कि उसको अपने बिना विचलित हुए उनको अपना पढ़ाई जारी रखना चाहिए। और जैसे मैंने बतलाया कि उनको परीक्षा में भाग लेने का अधिकार है और वो उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। लेकिन अगर वो समझते हैं कि अब बेकार की बात हो गई और अंत में हम नहीं सक्सेस होंगे, अगर वो पहले ही अगर हार मानते हैं तो बेशक वो रेस से बाहर हो जा सकते हैं, लेकिन तब फिर वो अपना चांस भी गंवाते हैं, क्योंकि अभी शायद उनके पास अभी कुछ दरवाजे बचे हुए हैं जिसका कि वो लाभ ले सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सरकार के समक्ष जा सकते हैं, एनसीटी के समक्ष जा सकते हैं। अगर वो खुद ही अपने रास्ते को बंद कर देंगे तब तो उसका कोई भला नहीं हो सकता है। कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, जो जो मैंने लिखा है वो बात मैं आपको सारा एक एक लाइन से दिखाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि जो नया वैकेंसी आया है उसमें 1 से लेकर के 5 तक की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 6 से लेकर 8 तक की जो उच्च माध्यमिक सीटें होती है उसमें आपकी तकरीबन 69,000 के तकरीबन पद हैं, जिसमें से 31,000 के पद तो करीब नए हैं। तो वो सारा मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही साथ उसको भरने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, ये पटना में 19 सितंबर 2023 को मंगलवार को 4:30 बजे, यानी कल 4:30 बजे दोपहर में मीटिंग हुई थी, यानी शाम के समय में मंत्री परिषद की मीटिंग हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर स्वीकृति मिली है, जिसमें से अपना शिक्षा विभाग भी आता है। मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा। देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपको ये स्वीकृति मिली है। क्या मिली है देख सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 18,830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,800 सृजित रिक्त पद एवं 6 से 8 तक के 31,982 सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए 11-12 तक अध्यापनों के लिए हेतु नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक में 18,830 पद 9 से 10 और कुल मिला जुला के अगर देखें 6 से 8 तक में अध्यापन हेतु विद्यालय के अध्यापक के लिए 31,982 पद नए सृजन किए गए हैं। उसकी सृजन पर स्वीकृति के संदर्भ में यहाँ पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिया गया है। यानी जो नए पद होंगे 6 से 8 तक में वो 31,000 के लमसम नए हैं। इसके अलावा पहले से वैकेंसी जो बाकी पड़ी हुई हैं, कुल मिला जुला के 69,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ये वैकेंसी आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। और इस वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। या तो आप बीएड या बीटीसी किए हो, बीएड किए हो, या फिर आप डीएलएड जिसको कहते हैं वो भी किए हों, वो भी भर सकते हैं। यानी बीएड हो या डीएलएड हो, जिसको बीटीसी भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास बीटीसी, बीएड, डीएलएड कुछ भी अगर आपके पास है, उसके साथ आपको सीटेट पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपने बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी के अंतर्गत कोई कोर्स किया हो, उसके साथ ही साथ आपने सीटेट पेपर 2 जो कि 6 to 8 के लिए होता है, वो अगर आपने क्वालिफाई कर रखा हो तो आप इस वैकेंसी को फॉर्म भर सकते हैं। ये वैकेंसी की फॉर्म जो है आपको 18 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इस फॉर्म को 18 अक्टूबर से भरे जाएंगे और आपका मान के चलिए कि आपको पूरा अक्टूबर फॉर्म भरा जाएगा और नवंबर में आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो अच्छा मौका है आपके लिए जॉब पाने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ट्वीट भी आप देख सकते हैं, ट्वीट भी किया गया है इसके जस्ट बाद। यहाँ पर देखिए नीतीश, यहाँ पर देखिए एनवीटी बिहार के द्वारा 11 मिनट पहले ट्वीट किया गया था कि नीतीश की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार राज्य विद्यालय नियमावली 2023 में पंचायती राज और नगर निकाय संस्था में उच्च माध्यमिक 18,330 पद, माध्यमिक और
में 18,880 पद कुल मिला के 31,000 पद के लगभग 6 to 8 में मंजूरी मिल चुकी है। वहीं मैं आपको दूसरा ट्वीट दिखाता हूँ, थोड़ा सा प्रवर्तिएगा। देखिए ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार करके ये है, इनका ट्वीट जो है ये आप देख सकते हैं। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली, माध्यमिक शिक्षक परिषद के लिए 69,692 पद पर होगा बहाली। तो 69,000 से ज़्यादा पद हैं आपके बहाली के लिए। ये मैंने आपको दूसरा ट्वीट दिखा दिया। अभी मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ, चलिए देखिए। ये तो आप देख सकते हैं बैठक के जो हुआ था उसका है। फिर आप देख सकते हैं ये वाला जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार राज्य शिक्षक उच्च माध्यमिक में जो प्रधानाध्यापक है उनका भी पद कुछ आने वाला है, तो ये भी स्वीकृति मिली हुई है। तो यही सब मैं जो आपको बताया हूँ, लगभग यही सब आपका कुल मिला जुला करके है। और जो इस बार की भर्ती है उसमें तो आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। अगर आपने घुमा फिरा के बीटीसी वालों ने अगर 50 नंबर भी पाया है और अगर वो जनरल से हैं तो वो 100% सिलेक्शन ले करके ही जाएंगे। बाकी इसके बाद वाले में तो आप लोग फॉर्म भी नहीं भरेंगे जब यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा तो। बाकी चलिए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देगा ताकि आपको अगला अपडेट मिलता रहे। चलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। साथी उसके नीचे का देखिए, कोई भी वर्ग हो सभी का अगर कॉमन देखिएगा तो 46 से 55 के बीच में अगर है तो आप सेफ है। उसी का आधार पर मैंने निकाला है और सीटों की गणना करके निकाला है। मैं अपने मन से नहीं निकाला, आपके द्वारा वोटिंग के आधार पर मैंने निकाला है। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार देखिए। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे 26% है। 26% ऐसे साथी है, 26% जिनका 35 से 45 के बीच में बन रहा है। सेकंड पोजीशन पे ये है 35 से 45 के बीच में। और 22% ऐसे हैं जो 56 से ऐसे कम है, 56 से 65 के बीच में बन रहा है। ये सब हाईली पढ़े लिखे होंगे या बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, जिनका 22% ऐसे साथी हैं जिनका 56 से और 65 के बीच में नंबर बन रहा है। और 65 से ऊपर कितनों का बन रहा है? तो मात्र 15% का। मात्र 15% अभ्यर्थी ऐसे है जिनका 65 से ऊपर। तो इसके लिए घबराना नहीं है। आप इसको देखिए, इसको और इसको देखिए। 37% बन रहा है 46 से 55 के बीच में, और 46 से कम 35 से 45 के बीच में बन रहा है। तो यानी ओवरऑल इसी के बीच में आपका रहेगा। 40 से 55 के बीच में ज्यादा का बन रहा है। सीधा बात जान लीजिए, जो भी पुरुष साथी है किसी भी वर्ग में, इसके आधार पर मैंने बता दिया, है ना। चलिए अब महिला साथी का ले लेते हैं। जो भी महिला साथी है किसी भी वर्ग में, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी1, बीसी2, एससी, एसटी, कोई हो, ओवरऑल देखें तो लगभग 51,000 ने वोट किया। इसमें सबसे ज्यादा 36% जो महिला साथी है, 36% जो महिला साथी है उनका 46 से लेकर 55 के बीच में बन रहा है सभी जाति के लिए। ये आपको मिनिमम बताया गया कि जितने भी है लगभग 36% महिला का 46 और 55 के बीच में बन रहा है, इनका तो होना तय है। और उसके बाद आते हैं जो 21% है उनका 36 से 45, यानी इन दोनों को मिला दे तो 30, 20, 50, 56, एक 57% महिला का जो परसेंटेज बन रहा है नंबर, वो 36 से लेकर